स्कीमा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा। ये स्कीमा क्या चीज़ है, पहले मैं इसकी स्लाइड खोल दूं आपको। schema.org एक नई वेबसाइट है। मतलब नई का मतलब ये है कि गूगल नहीं है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जरा थोड़ा सा गूगल से बाहर निकल के बात को देखने लगे। मतलब अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे वो गूगल के पॉइंट से कर रहे थे ना, कि गूगल पे ये करेंगे, गूगल पे ये करेंगे। अभी बताता हूँ किस तरह का है। लेकिन मतलब अब ये समझो कि हम गूगल से हटकर जरा कुछ टास्क देखने लगे हैं कि गूगल से बाहर जाकर किसी वेबसाइट पे हमें काम करना है। ठीक है, जो कि सिस्ट हमें गूगल पे करेगी। ठीक है, हेल्प हमारी इसमें गूगल पे करनी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कीमा किस चीज को है। वेबसाइट का नाम मैंने बताया ना कि schema.org उनकी वेबसाइट का नाम है। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज अ फॉर्म ऑफ माइक्रो डाटा। ठीक है, स्कीमा क्या चीज है जी? क्या शो क्या चीज कर रही है? माइक्रो डाटा। माइक्रो डाटा और मैक्रो डाटा, इसका क्या मतलब है? माइक्रो डाटा का क्या मतलब? छोटी इंफॉर्मेशन समराइज किसी चीज को कर लेना। मैक्रो का मतलब डिटेल में देखना। अब अगर हम पूरी वेबसाइट के इंटरफेस को देखें तो आपकी जो वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट का कंटेंट होता है, वो मैक्रो डाटा है ना आपकी वेबसाइट का। जो लोग देख रहे हैं उधर से उन्हें, जो भी, चाहे वो दराज की वेबसाइट हो, चाहे वो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट हो, तो उसका जो कंटेंट है वो मैक्रो डाटा है। सो माइक्रो डाटा क्या होता है? अभी तक हमने ये देखा था कि माइक्रो डाटा वो है जो हेड में हम लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर टाइटल माइक्रो डाटा ना, भी कहा था कि 60 कैरेक्टर्स का होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन माइक्रो डाटा है। तो ये माइक्रो डाटा था। अब वो ये कह रहा है कि स्कीमा भी आपको असिस्ट करेगा, किस लिए? माइक्रो डाटा लिखने में। ठीक है, वंस एडिड टू अ वेब पेज, स्कीमा मार्कअप क्रिएट्स एन इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन। इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? कि एक और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट के साथ अटैच हो जाएगी एज ए माइक्रो डाटा। ये ध्यान में रखना, मैक्रो डाटा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट के कंटेंट में नहीं होगी ऐड, बल्कि हेल्प करने वाली है किसको? क्राउलर को। अगर हम ये देखेंगे माइक्रो डाटा, देखें माइक्रो डाटा यूजर्स के लिए तो नहीं है ना आपका। माइक्रो डाटा किसके लिए है आपका? आपका जो माइक्रो डाटा है वो क्राउलर के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कीमा भी किसको असिस्ट कर रहा है? क्राउलर को। ठीक है, इनहैंस डिस्क्रिप्शन। और टेक्निकली इसको इनहैंस डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? कि वेबसाइट का एक कंटेंट है जो आपको नजर आ रहा है, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, और एक है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इनहैंस डिस्क्रिप्शन। और इसको टेक्निकली हम कॉल करते हैं रिच स्निपेट। यानी कि रिच स्निपेट का क्या मतलब होगा? कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर रहे हैं, लाइक अ नोट कुछ दे रहे हैं। जैसे आपकी जब वेबसाइट को सर्च करते हो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जाकर, सर्च पे जाकर, तो क्या होता है? वेबसाइट की डोमेन नजर आती है, वेबसाइट का यूआरएल नजर आता है, वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट तो नजर नहीं आती है, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन नजर आती है, फिर हम उस पर क्लिक करते हैं। इसी तरह इसके नीचे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, इज कॉल्ड रिच स्निपेट। उसको हम बोल रहे हैं कि रिच स्निपेट, या उसको हम बोल रहे हैं इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो ये नीचे आपको नजर आ रही होंगी। आ रही है कितनी सारी एग्जांपल्स? ये चीप कंसर्ट कितना कुछ आ रहा है, साथ रिव्यूज भी आ रहे हैं। मैं कह साथ रिव्यूज भी आने लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। ये सब की सब क्या है? ये है रिच स्निपेट, या इसको हम बोलते हैं इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं इनहैंस्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अब जरा आगे बात करते हैं। Why is schema important in SEO? सबसे पहले बात याद रखनी है कि schema is a part of technical SEO। यानी कि schema जो है ये टेक्निकल SEO का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है। schema मार्कअप इज अ कोड। कहता है ये जो schema मार्कअप होगा ये आएगा किस तरह? अब हमने पहले तो डिफाइन किया ना कि व्हाट इज schema। यही है ना, अभी हमने समझने की कोशिश की है कि schema से मुराद क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि schema लिखा कैसे जाएगा। मतलब स्कीमा कैसे लिखना है वेबसाइट में कि उसको पता लग जाए क्राउलर को कि स्कीमा लिखा हुआ है आपने। स्कीमा मार्कअप इज अ कोड। कहता है ये जो स्कीमा मार्कअप है ये भी कोड की तरह ही आएगा भाई। जैसे आप लोगों ने हेड का, टाइटल का कोड लिखा, जैसे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन का कोड लिखा, इसी तरह इसका भी कोड होगा, मगर बड़ा कोड होगा, जरा लंबा कोड होगा, यानी कि उतना शॉर्ट कोड नहीं होगा। कॉल्ड साइमेंटिक विकैबुलरी। साइमेंटिक विकैबुलरी हमने पहले भी डिस्कस किया था। साइमेंटिक विकैबुलरी, साइमेंटिक एसईओ, साइमेंटिक कीवर्ड्स, यानी ऐसी चीजें जो टॉपिक बेस्ड हो, जिनमें हम अपने टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेमेंटिक। सेमेंटिक का वर्ड है कि भाई हम करेंगे क्या? चीजों को एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक वाइज।
तो कहता है भाई ये क्या चीज है, कॉल्ड साइमेंटिक वोकैबुलरी, सिर्फ वोकैबुलरी, मतलब साइमेंटिक वोकैबुलरी है, कोई डाटा नहीं है, कंटेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वोकैबुलरी है, ठीक है, या माइक्रो डाटा कहते हैं। अच्छा, इसकी अब थोड़ा सा, अब इसको आगे जाने से पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, इसके अंदर होगा क्या। जब आपकी कोई वेबसाइट बनती है और विजिटर्स उसको देखते हैं, तो उस वेबसाइट के कंटेंट से विजिटर अंदाजा लगाते हैं पढ़ने के बाद कि भाई ये वेबसाइट किसके मुतालिक है। ऐसे ही है ना, यानी कि वेबसाइट पढ़ लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर आएगा, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता हो बेशक, लेकिन उसको ये पता लग जाएगा कि ये कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट है। ऐसे ही है। अब एक बंदा दराज की वेबसाइट पर जाएगा तो कंटेंट देख के उसे अंदाजा हो जाएगा कि ये एक सेलिंग वेबसाइट है, कि यहाँ पर चीजें बेची जाती हैं। कोई एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पर जाएगा तो उसे पता लग जाएगा कि भाई ये एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, ये एजुकेशनल वेबसाइट नहीं है। तो आप कंटेंट देख के अंदाजा लगा रहे हैं ना कि किस तरह की वेबसाइट है। इसी तरह गूगल कह रहा है कि भाई क्राउलर को भी तो कुछ अंदाजा लगाना चाहिए कि किस तरह की वेबसाइट है। सो क्राउलर ने ये अंदाजा कैसे लगाना है, स्कीमा से। अब स्कीमा में हम क्या कहेंगे, जो कंटेंट में हम यूजर को डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि भाई ये वेबसाइट है, जिससे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो कि वेबसाइट किस तरह की है, इसी तरह का कुछ डाटा अब हम क्राउलर को देंगे कि भाई ये मेरी एक वेबसाइट है जो एजुकेशनल है, या ये ऑर्गेनाइजेशन है, या ये एक सेलिंग साइट है, या ये पर्सनल ब्लॉग है। पता लग गया उसको। फिर मैंने उसको ये भी बताना है कि भाई ये लोकल है कि ग्लोबल है। फिर मैं ये कहूंगा कि भाई इनका ये ऑफिस है, ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। अब ये देखें, ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अब आपको बताई है, जो स्कीमा के तहत हम बात कर रहे हैं, ये मैंने नहीं कहा कि विजिटर्स को दे रहे हैं हम, ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसको दे रहे हैं, क्राउलर को दे रहे हैं, कि भाई क्राउलर को पता लग गया। अब होगा क्या, जब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन क्राउलर को दे दूंगा तो क्या क्राउलर को आपकी वेबसाइट का नहीं पता लग जाएगा, पूरा पता लग गया उसको। अब एक विजिटर आता है और कोई कीवर्ड लिखता है, और वो कीवर्ड किसके पास जाता है, क्राउलर के पास जाता है। अब क्राउलर को आपकी वेबसाइट की समझ आ चुकी है, Yes, sir. अब तो उसे पता है कि भी आपकी वेबसाइट किस तरह की है। अब उसी तरह की आपके 5 कंपीटिटर्स हैं, 5 में आपने स्कीमा लिखा हुआ है और बाकियों ने स्कीमा नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो समझेगा कि भाई ये वाली वेबसाइट इस कीवर्ड के अगेंस्ट ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा रेलिवेंट है, तो मुझे इसको दिखाना चाहिए। इट इज द पर्पज ऑफ स्कीमा। समझ में आ गई, यानी ये हमें समझ में आ गया कि भाई बॉडी में स्कीमा नहीं लिख रहे। ऐसे ही है ना, स्कीमा कहां लिखा जा रहा है, किस पोर्शन पे, हेड में। यानी कि बॉडी का मतलब क्या हुआ, मैं क्यों कह रहा हूं बॉडी में नहीं लिख रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई इसका विजिटर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका 100% कंसर्न किसके साथ है, क्राउलर के साथ है। ये सारी अगर मैं ये स्कीमा में जाकर ये बताता हूं कि मेरा लोकल बिजनेस है, तो मैं क्राउलर को बता रहा हूं। अगर स्कीमा में मैं जाकर ये कह रहा हूं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो मैं क्राउलर को बता रहा हूं। अगर स्कीमा में मैं ये कहता हूं ये मेरे 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मैं किसको बता रहा हूं, क्राउलर को बता रहा हूं। अब क्राउलर विजिटर्स को बताएगा कैसे, जैसे कोई बंदा कीवर्ड लिखेगा तो उसका स्कीमा जब लिखा हुआ होगा तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट उसको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट ये वाली वेबसाइट है, तो उसको रैंक करेगा। और गूगल ये कहता है कि अगर हम एनालिसिस करें कि स्कीमा वर्सेस नॉट स्कीमा अप्लाइड, तो ऐसी वेबसाइट जिन पे स्कीमा लगा होता है वो ज्यादा ऊपर रैंक कर रही होती हैं एज कंपैरिजन में कि जिन पे स्कीमा नहीं लगा होता। ठीक है, अभी तक मैंने कोई नहीं बताया स्कीमा लगना कैसे। हाँ, अभी मैं सारा डिफाइन कर रहा हूँ कि स्कीमा क्या होता है। अब अगर कोई बंदा ये कहेगा स्कीमा समझ में नहीं आया, तो भैया मेरा लेक्चर इधर तक, अभी तक मेरा हाल 1 से 2 मिनट या 3 मिनट की मैंने बात की है, 5 मिनट की होगी। इसी बात को 6-7 दफा सुनेंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि स्कीमा क्या होता है। मैंने अभी तक नहीं बताया कि स्कीमा लगना कैसे है। ठीक है, अभी तक मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि स्कीमा होता क्या है। अब वाई स्कीमा इंपॉर्टेंट इन एसक्यू, ये मैंने आपको बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, कि भाई सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन देने लगे हुए हैं ना आपकी। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहेंगे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले रहे हैं और रिसेप्शन पे जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उन्हें सब कुछ पूछने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा ना बार बार। मैं भी इंटरप्ट होऊंगा बार बार, हर थोड़ी देर के बाद एक क्यूरी आ जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या पढ़ाते हैं। तो कितना मुनासिब है कि मैं रिसेप्शन पे बताऊं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। वो जो विजिटर आएगा उसको भी ये पता होगा कि भाई इनको पता भी है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ऐसे नहीं है, इनको ये नहीं है कि इनको पता ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए अब नीचे आ जाते हैं। अब कुछ मैंने हमेशा जब भी स्लाइड बनाई होती है ना उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं। हाँ, इसमें भी देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, डज स्कीमा, ताकि आप एक्टिवेट हो, आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिवेट हो। डज स्कीमा हेल्प एसईओ, इसका क्या मतलब है? क्या स्कीमा एसईओ में हेल्प करता है? हाँ जी, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है।
अभी तक जो मैंने बातें की हैं उसके नतीजे में आपको इसका जवाब मिलना चाहिए कि हेल्प करता है। और मैंने आपको एक केस स्टडी भी बताया कि भाई ऐसी वेबसाइट्स जो स्कीमा लगाएं और ऐसी वेबसाइट जो स्कीमा नहीं लगाएं। बाकी बेशक एसईओ सारी की हुई है, लेकिन रैंक पहले कौन सी करेगी? जिसका स्कीमा लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्कीमा बना लो जल्दी से अपनी वेबसाइट का, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कीमा मार्कअप इन एसईओ? शुरू मैंने यहीं से किया ना बात, यही बताया ना मैंने कि क्या काम क्या करता है ये। यही बताया था ना कि क्राउलर को बताता है जाकर वेब पेज के कंटेंट के मुतालिक। स्कीमा कहां पे प्लेस करते हैं? हेड में प्लेस करते हैं इन एज अ कोड। अभी हम ये देखेंगे कि ये कोड लिखना कैसे है, इसको भी अभी हम देखते हैं। ये भी हमने कर लिया थी कि ये अफेक्ट करता है एसईओ को, ये भी बात अभी हमने की। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि भाई मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूं, एक बंदे ने मुझे वेबसाइट दी है कि ये है मेरी वेबसाइट, इसको रैंक करना है आपने। तो सबसे पहला काम तो मेरा टेस्ट करना ही होगा ना। फिर एसईओ ऑडिट में जाकर यही देखूंगा कि स्कीमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पहला काम तो चेक करना है ना कि स्कीमा है कि नहीं है। स्कीमा हो भी सकता है और ऐसा ऑप्शन भी है कि स्कीमा ना हो, मतलब दोनों ऑप्शन है ना हमारे पास कि यहाँ में भी स्कीमा हो या में भी स्कीमा ना हो। तो कहता है भाई ये वेबसाइट है, इस पर जाना है आपने। क्या नाम है जी वेबसाइट का? validator.schema.org। इस वेबसाइट पर जाएं और जाकर अपनी वेबसाइट का नाम लिखें। वो आपको बताएगा कि इसका स्कीमा है या इसका स्कीमा नहीं है, ठीक है। सो हम इस पर क्लिक करते हैं। मैंने इतनी सारी स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, ठीक है, ग्रुप में। और अभी मैं आज जो है ना इनकी वो जिप फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ताकि जो लोग बाद में आए हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल पे कितने लोगों वाला व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल नहीं, व्हाट्सएप चैनल नहीं है ना, बहुत सारे लोग चैनल पे नहीं है। मैं आपसे अभी चैनल का लिंक शेयर करूंगा। और आप लोग भी मार्केटिंग करते हो, आप लोग भी अपने व्हाट्सएप चैनल बनाओ। व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप्स तो हैं ही है ना। व्हाट्सएप चैनल वर्सेस व्हाट्सएप ग्रुप्स, फर्क है। जब आप चैनल बना लेते हैं ना तो चैनल का कंटेंट सबके लिए होता है। मिसाल के तौर पर चैनल मैंने बनाया था 6 महीने पहले, आपने मुझे आज ज्वाइन किया, आप मेरा 6 महीने पहले का कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आज, तो आज आप मेरा सिर्फ कंटेंट देखेंगे। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी पिछले 6 महीने की वापस, वो सारे का सारा डाटा मैं आपसे रीशेयर करूँ, ठीक है। लेकिन जो चैनल में जो चीज़ें आ रही होंगी, और चैनल से हम करते क्या है? मार्केटिंग करते हैं। चैनल से भी हम अपनी ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, अपने सोशल मीडिया की मार्केटिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हैं, अपनी यूट्यूब की पड़ी हुई चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, यानी कि लिंक्स और कंटेंट वहाँ पे शेयर करते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं। सो मैं आज लिंक भेजूंगा, सब लोग उस पर आइएगा। उसमें भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा होगा, उसको देखिएगा। उसमें मैंने जो सोशल मीडिया पे कुछ लिखा होगा वो भी उसमें पड़ा होगा, आर्टिकल्स भी उस पर पड़े होंगे, ठीक है जी। क्या कह रहा है? Enter a URL. मैं कहता हूँ ये यूआरएल है मेरा, रन टेस्ट। अब ये बताने लगा है कि इसका स्कीमा है या नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि स्कीमा क्या होता है, समझ लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जब मैं एक वेबसाइट की एसईओ करूंगा, अब ये एसईओ वाला काम है। मैं कह ये एसईओ में आ गया हूं मैं कि भाई इसका स्कीमा है अभी कि नहीं है। जी जरा देखें, आपको क्या लगता है ये सारा डाटा जो आपके सामने आया है, इसको देखने के बाद आप किस रिजल्ट पे पहुंच रहे हो? इसका स्कीमा है कि नहीं है? सारा कुछ आ गया है। इसका स्कीमा है। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, लोकल बिजनेस है, और नीचे इतनी सारी डिटेल्स आ रही है ना। चले अब हम एक काम करते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? न्यू टेस्ट। मैं कहता हूँ एक और टेस्ट करते हैं, इसको देखें, इस कॉलेज को देखते हैं। अच्छा एक और चीज देखिएगा जरा, पॉपअप, एक पॉपअप आ गया इसके ऊपर। एज ए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, गूगल रिकमेंड नहीं करता कि आपकी वेबसाइट के ऊपर पॉपअप्स हो, ठीक है। क्यों नहीं करता? इसलिए कि भाई आप लोगों को कीवर्ड से घेर के लाए हैं इधर तक, वो
पीछे का जो डाटा है, पीछे हेडिंग स्टाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहां पर आपने एसईओ की हुई है। सो गूगल रेकमेंड नहीं करता पॉपअप्स को। यानी अगर आप पॉपअप्स लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर इमीडिएटली पॉपअप्स ना लगाएं, बल्कि क्लिक्स के ऊपर आपकी पॉपअप्स विंडो हो। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता हो कि भी लगाओ, फिर तो मजबूरन लगानी पड़ेगी ना, जोर जबरदस्ती। लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर देखें तो गूगल इसको रिकमेंड नहीं करता कि आपकी वेबसाइट खुलते ही उसमें कोई पॉपअप विंडो आ जाए। चलिए इधर आ जाते हैं, अब इस पे आ जाए और यहां आकर पेस्ट करते हैं। नो आइटम, इसका मतलब क्या हुआ? किप्स कॉलेज का स्कीमा नहीं है। ठीक है, चलें एक प्रैक्टिस और करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। एक्सप्रेशंस का चेक करें। अब आपको समझ में आ गया पॉइंट्स क्या हैं करने वाले एसईओ में, कि कैसे हमने काम करना है। सर ये साइड पे इसका सारा डेटा आ गया, ये बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है सर। जी बिल्कुल, बिजनेस पर एग्जैक्टली बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्या करेंगे? अब आपको वेबसाइट का पता लग गया ना, जुबानी याद हो जानी चाहिए। validated.org पे जाएं, वहां पर जाकर यूआरएल दें और टेस्ट करें। जी ये बनाना है किप्स कॉलेज को। नहीं आया? देयर वाज एन एरर वैलिडेटिंग, इसमें तो एरर ही शो कर दिया ना भाई, कुछ कर ही नहीं रहा इसको। वंस अगेन जरा दोबारा करते हैं, कंफर्म कर लेंगे तीसरे टेस्ट की वजह से तो नहीं किया उसने। हाँ हाँ जी, क्या कह रहा है? डिटेक्टेड, मगर बहुत शॉर्ट स्कीमा बना हुआ है। यानी कि इससे क्राउलर को क्या पता लगा है? एंट्री वेब पेज कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कॉलेज, इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि कोई कॉलेज है, बस इससे ज्यादा इसको नहीं पता लग रहा। टॉपिक शायद इसने टॉपिक्स के अंदर देख लेते हैं जाके। हाँ ये वेब पेज है जी, इसको हम कंसिडर करेंगे कि स्कीमा बना हुआ है इसका। ठीक है, क्योंकि अच्छा एक और चीज अब देखिएगा जरा, एक एक वेबसाइट्स हैं जो सीएमएस वाली हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, जैसे वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस का अपना एक स्कीमा है, यानी कि वो जब हम इंस्टॉल करेंगे उसका कोई प्लगइन लगाएंगे तो उसके अंदर स्कीमा का ऑप्शन आएगा, वो खुद ही टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो स्कीमा बना देगा। एक कोडिंग वाला स्कीमा है जो हम खुद जनरेट करते हैं। ठीक है, इसको वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए समझता है कि ये हमने सारी चीज़ें उसके फ्रंट पर दिखाई हैं, उसको खुद से कोडिंग करके दिखाई हैं। अगर हम चाहें तो वर्डप्रेस की साइट पे जाकर भी ये कोडिंग वाला स्कीमा पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसका मैं आपको, अभी आप ग्रुप में आइएगा, उसके अंदर मेरे एक लेक्चर है वर्डप्रेस का, प्ले लिस्ट है वर्डप्रेस की, नहीं तो मेरे चैनल पे जाइएगा, उस पर एक प्ले लिस्ट है वर्डप्रेस की। अगर आपने प्ले लिस्ट को एक्सेस करना हो तो आप मेन चैनल पर आएँ, जो सेक्शंस हैं उसके सेक्शन में जाएंगे तो एक सेक्शन बना होगा डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, जिसपे सारे मॉड्यूल्स होंगे मेरे। तो उसमें वर्डप्रेस का भी एक मॉड्यूल होगा, उसमें वर्डप्रेस को ऑफलाइन इंस्टॉल करना और उसकी बेसिक सारी एसईओ जो उसमें है, उसमें ये सब चीजें होंगी। ठीक है, चलें जी, अब ये क्लियर हो गया, टेस्ट भी हो गया। अब अगली चीज क्या होगी कि स्कीमा बनाना कैसे है फाइनली वो देखते हैं, हाउ टू क्रिएट स्कीमा। ठीक है जी, अब इस पर क्लिक करें। अब एक और वेबसाइट पर आ गए हैं, rankranger.com। आगे यहां से आकर आप स्कीमा बना सकते हो, आप और भी कोई टूल देख सकते हो, लेकिन मैं इस टूल को सबसे अच्छा समझता हूं इसलिए मैं इसे यूज करता हूं। ठीक है,
स्टार्ट हो रहा है काम हमारा। क्या कह रहा है, विच स्कीमा वुड यू लाइक टू क्रिएट। कहता भाई कौन सा स्कीमा आपने बनाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है, किस तरह की वेबसाइट है। ऑप्शंस आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर डिटेल्स आ रही है सारी कि किस तरह की वेबसाइट है। अब ये देखें राइट साइड पे कोड जनरेट हो गया खुद से ही, हो गया। टॉपिक्स आगे कहता है भाई आर्टिकल है, ये कोविड उस वक्त आया था जब कोविड आया हुआ था, तो उन्होंने कहा था भाई कोविड के ऊपर कई लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हो सकती हैं। इवेंट है, एफएक्यू है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है। अच्छा, अब ये जो एफएक्यू और हाउ टू है इसमें क्या है। FAQ frequently asked हाँ, question। अच्छा, इसके ऊपर कोई 1 महीने पहले गूगल की एक अपडेट आई थी एफएक्यू और हाउ टू के ऊपर कि भाई ये अगर आप मेरे टिकटॉक पर जाओगे तो आपको ये वीडियो भी नजर आएगी। अगर आप मेरे टिकटॉक पे जाओगे वहां पर मेरी टॉपिक्स के हिसाब से छोटी छोटी वीडियोस होंगी, जैसे कैनोनिकल क्या होता है, साइट मैप क्या होता है मतलब जस्ट उसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा। यहाँ पर तो हम डेमो देखते हैं ना, वहां पर सिर्फ टॉपिक वाइज छोटी छोटी 1-1 मिनट का स्क्रिप्ट होगा, 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का होगा, जिसमें मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया होगा। तो जब ये अपडेट आई थी उस वक्त मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो उस पर जाएं। सर ये चैनल के लिंक जैसे व्हाट्सएप चैनल या टिकटॉक अकाउंट से लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद एफएक्यू और हाउ टू में क्या है। गूगल ने अभी ये एक अपडेट लॉन्च की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई कई लोग जो हैं अब अपनी वेबसाइट को जल्दी रैंक कराने के लिए एफएक्यू को और हाउ टू को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस स्कीमा को। ठीक है, मतलब उसकी अपडेट किस चीज़ के मुतालिक आई थी, स्कीमा के मुतालिक आई थी। तो उसने कहा कि भाई अब मैं ये वाले जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं ये विड्रॉ कर रहा हूँ लोगों से, सिर्फ उन लोगों से जो रिलेट नहीं करते। यानी वो ये कहता है कि ये जो एफएक्यू वाला है, ये एफएक्यू वाला सेक्शन लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट पर और उस एफएक्यू की वजह से वो रैंक कर जाते हैं। यानी कि वो एफएक्यू वाली वेबसाइट नहीं है मगर उन्होंने हर वेबसाइट पर ही एफएक्यू बना दिया। सो उसके बाद उसने कहा कि भाई अब मैं जो आपकी हेल्थ की साइट्स हैं मैं सिर्फ उनको सपोर्ट, गवर्नमेंट और हेल्थ 2 साइट्स कहते हैं, एक तो गवर्नमेंट की साइट्स और एक हेल्थ की साइट्स, सिर्फ मैं उनको सपोर्ट करूंगा कि वो ये 2 स्कीमा इस्तेमाल करें तो अफेक्ट होगा। अदरवाइज जो किसी और टॉपिक पे वेबसाइट होगी उसके लिए मैं इसको किल कर रहा हूँ, यानी कि यूज ही नहीं कर सकते आप इसको। अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये आपको फायदा नहीं देगी। सिर्फ कहाँ फायदा देगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पर और हेल्थ की वेबसाइट पर। ये तकरीबन 2 से 3 माह पहले ये गूगल की अपडेट आई थी। ठीक है, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, ये सब क्या है, टॉपिक्स हैं आपकी वेबसाइट्स के। जैसे आप लोग अपनी मर्जी से कोई वेबसाइट, जैसे आप में से कोई बंदा बनाता है भी उसका कोई यूट्यूब चैनल है तो उसने क्या किया, अपनी वीडियो टाइप की वेबसाइट बना ली और उस पर अपनी वीडियोस लगा रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो वेबसाइट है वो वीडियो टाइप हो गई ना। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पीक सोल्यूशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पर्सन, जैसे मैं अपनी वेबसाइट बना दूंगी, आप अपनी वेबसाइट बना दो, पर्सनल वेबसाइट, जिसे आप कहो कि जनाब ये मेरी अपना पोर्टफोलियो है सारा इस पे, तो वो कौन सी कहलाएगी, पर्सनल। ठीक है, तो कहते हैं भाई यहां से तो आपने टॉपिक्स को चूज करना है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई फिक्स नहीं है, मैं जो क्लास में बता रहा हूँ ये तो आप अपने क्लाइंट टू क्लाइंट देखेंगे कि आपकी क्लाइंट की वेबसाइट किसके मुतालिक है, आप उसका उसी तरह का स्कीमा बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जैसे हमारा कॉलेज है तो हम कह लेते हैं भाई इसको, अब इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, लोकल बिजनेस भी ले सकता हूँ और इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकता हूँ। क्या ख्याल है, दोनों कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं ना। सो हम कह देते हैं भाई कि ये लोकल बिजनेस है। चलो आगे क्या आ गया, अब आपने देखना है कि मैं इस जगह पर जो डाटा फीड करूंगा यहाँ पर उसका कोड जनरेट होता जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोडिंग मैंने खुद करनी ही नहीं है, ये कोडिंग ऑटो जनरेट होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम स्टार्स अकेडमी को सपोज कर लेते हैं, इसकी बजाय जो है ना अगर हम उस अकाउंट में आ जाएं तो वो मुझे इतनी टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी, उसमें शायद ये ऑटो फिल ही हो। यहाँ पर इसमें आ गया जी, क्या कहता है लोकल। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैं ये दे रहा हूँ, ये मैं टाइम सेव करने के लिए इसको यूज़ किया कि ज़रा मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े, क्योंकि मैंने पहले से भी इस पर समझाने के
लिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। सर ये इनवैलिड आ गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, आराम आराम से आगे जाते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले नंबर पे क्या आया जी, नाम। अच्छा, दूसरे नंबर पर क्या कहता है, इमेज यूआरएल, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, इमेज यूआरएल का मतलब है भाई हर वेबसाइट में इमेजेस है ना, तो आपने जो वेबसाइट अपलोड की हुई है तो आपके इमेजेस पड़े कहाँ हुए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है stars.edu.pk है, तो मैंने कहा भाई ये पड़े हुए हैं मेरे इमेजेस, ठीक हो गया, एक हो गया। ये आईडी यूआरएल छोड़ देते हैं हम, यूआरएल देना हो तो फिर हम स्टार्स अकेडमी का दोबारा दे दूंगा मैं, इसे लीव कर दें। यहाँ आकर हम क्या करते हैं, ये वाला आईपी दोबारा दे दूं मैं, वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, इस बार मैंने सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल दिया। पहले मैंने क्या दिया, उसके अंदर इमेजेस भी बताए कि भाई इमेजेस इस जगह पे पड़े हुए हैं। आगे क्या आ गया, फोन नंबर, फिर क्या पूछ रहा है, प्राइस रेंज। अब आपको पता लग गया कि हम क्या कर क्या रहे हैं। देखिए ये सारा डाटा किसको दे रहे हैं, ब्राउजर को दे रहे हैं। अब कोई भी बंदा ढूंढ रहा होगा चीजें, तो अब हमने प्राइस रेंज भी बता दी उसको कि भाई हमारी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, ताकि कोई बंदा अगर कोई चीप रेट्स पे कुछ ढूंढ रहा होगा, कोई प्राइसेस पे ढूंढ रहा होगा, तो हम उसको भी, क्राउलर हमारी हेल्प कर देगा उसमें, ठीक है। चलिए जी, हमने इसको चले छोड़ दिया। ये आगे क्या लिखा हुआ है जी, स्ट्रीट। सर जैसे प्राइस रेंज में हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। जी जी, नहीं वैल्यू देंगे ना, प्राइस वैल्यू देंगे। ये आ गया सब कुछ। कहता है सिलेक्ट वन और नन, क्या लिखा हुआ जी, रीजन कोड। रीजन कोड का क्या मतलब होता है, किसको पता है, ठीक है, ये है ना रीजन कोड हमारा। चलो आगे क्या लिखा हुआ आ गया। अब एक और चीज आपको बता देता हूँ साथ, अभी गूगल की एक और अपडेट आई थी लेटेस्ट, जो आई थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। पहले जब गूगल बिजनेस हम प्रोफाइल बनाते थे तो सिर्फ प्रोफाइल ही बनाते थे, वहां पर हमारे सोशल मीडियाज ऐड नहीं होते थे, ठीक है। अब लेटेस्ट अपडेट आई हुई है गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कि हम वहां पर जाकर अपनी सोशल मीडियाज को भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मैंने वही अकाउंट खोला हुआ होगा तो मैं इस पर आपको बता देता हूँ, हाँ यही है, इधर है, इधर किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, business.google.com। ये आए जी प्रोफाइल में, नीचे आए, आते जाएं, ये ऑप्शन है ना सर, उसमें लिखा हुआ भी आ रहा है न्यू। इसका क्या मतलब है, न्यू फीचर, ये इसका नया फीचर है। और इसमें हम क्या बता रहे हैं, अपने प्रोफाइल्स जस्ट लाइक फेसबुक। ये ले जी, आ गई लिस्ट सारी। ये लेटेस्ट फीचर आया है, ये पहले नहीं था होता। यानी पहले हम सोशल अपनी वेबसाइट के साथ या अपनी प्रोफाइल के साथ अपना सोशल मीडिया अटैच ही नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर पहले हम क्या करते थे, स्कीमा ही एक ऑप्शन था हमारे पास सिर्फ, जिसमें जाकर हम अपना सोशल मीडिया दिया करते थे। अब क्या हो गया, अब तो उसने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी दे दिया। और अब हमने अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जब हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी हुई, जब मैं उन्हें पढ़ाऊंगा तो उन्हें इसकी साइंस सारी समझ में आएगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ये भी, कि इन्होंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, अगर किसी बंदे ने मुझसे आज से 5 महीने पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ी होगी तो उस वक्त ये नहीं होगा। अगर मेरा कोई 5-6 महीने पहले का लेक्चर आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट में, तो उसमें ये ऑप्शन ही नहीं होगी। ये ऑप्शन लेटेस्ट लॉन्च किया उन्होंने, इसीलिए लॉन्च किया है कि लोग ये काम करने के लिए कहाँ मूव करते थे, स्कीमा में, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई अब आपकी प्रोफाइल में आपकी वेबसाइट है, तो आपकी प्रोफाइल में ही मैं आपके सोशल मीडिया लिंक्स को भी अटैच कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाए इधर वापस जी, उसी पे आ जाए जाते हैं। यहां से क्या करेंगे, ऐड प्रोफाइल जी। फॉर एग्जांपल के तौर पर ना मैं ये यूआरएल कॉपी करता हूं और यहां लाकर समझाने के लिए आपको यहां पे पेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एक लग गया। अब आपके जितने भी यूआरएल हैं सारे इस तरह आप एक एक करके ऐड करते जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब कोई बंदा आपको ढूंढेगा तो आपकी वेबसाइट तो आएगी आएगी, साथ में आपके ये वाले प्लेटफॉर्म्स भी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। यानी उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट होगी और आपके सोशल मीडिया भी नजर आने शुरू होगी साथ साथ। समझ में आ गया ये पर्पस। और अब मैं क्या कह रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में चले गए तो ये नहीं करना, ये अभी भी करेंगे हम।
और साथ में अगर हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो हम वहां पर भी ये काम करेंगे। ठीक, एक एक करके हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बस एक बहुत था फिलहाल। ये क्या लिखा हुआ है जी? अपनी टाइमिंग भी बता रहे हैं यहाँ पर, ये भी गूगल को पता लग रहा है। ठीक है, कि हम ओपन है कि नहीं ओपन है। चलो, नहीं तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा था? ओपनिंग आवर्स। ये भी हमने कर दिया। ये आपको इस बात समझ में आ गई? ये राइट साइड पर देखें जरा, बन गया। ये अभी मैंने एक ही सोशल मीडिया ऐड किया है तो ये कोड जनरेट हो गया। अब हम क्या करें? ये क्या लिखा हुआ है जी? इसे कॉपी कर लो। अब क्या करेंगे? फाइनल, जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करके बताता हूँ कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, सपोज कर लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट का होम पेज सबको पता है ना, मैं होम पेज भी जाना चाह रहा हूँ। हाँ होगा, इंडेक्स। इस पर राइट क्लिक करो, एडिट करो जी। कहाँ पे से पेस्ट करें? हेड। लग गया? ये है स्कीमा हमारी वेबसाइट पर अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या है कि हमने स्कीमा अपनी वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया। कोई फिजिकल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में भी ये कोडिंग से कैसे कॉपी होता है। वीडियो आपने देखनी है, यानी कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वर्डप्रेस में हेड को कैसे एक्सेस करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा इसका? इसका फायदा ये होगा कि आपको स्कीमा के लिए वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था ना, आप लोगों ने तो शायद नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कंपैरिजन किया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीएमएस एंड कोडिंग। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होगी, वो पहले लेसन में होगी, सबसे पहले लेसन में आप लोग भी देखिएगा। वो मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना के शेयर की है ना आपसे, जिसमें सिर्फ बेसिक HTML है। जब मेरा HTML स्टार्ट होता है तो वहां पर मैं वो कंपैरिजन करता हूँ। तो आपने देखना है कि वहां पर हमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि हमें कोई भी काम करना है तो प्लगइन लेना है। आपने कोडिंग में देख लिया कि मैंने जितनी चीजें बताई है, मैंने आपको कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कभी नहीं कहा ना। हमने जो कुछ भी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोड कम होता है इसका। एक आपको एग्जांपल दूं कि एक आम सी जो नॉर्मल वेबसाइट भी होगी, वो अगर हम वर्डप्रेस में बनाएंगे तो वो मिनिमम 1 GB लेगी। लेकिन एक आम सी वेबसाइट जो होगी, जैसे अभी प्रोफेशनल किचन में खोलता हूँ तो ये 4 से 8 MB में बनी हुई वेबसाइट है। 4 to 8 MB वर्सेस 1000 MB। फर्क है ना, ये एक्सटेंडेड बात कर रहे हैं हम, अभी कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहे। उसके बाद एक आम वेबसाइट को रन करने के लिए बहुत थोड़ी रैम की जरूरत होगी अगर आपकी वेबसाइट 8 MB की होगी। अगर आपकी वेबसाइट 1 GB की होगी कम से कम, तो उसके लिए रैम भी आपको जीबीज में चाहिए, जो कि आपको छोटी होस्टिंग प्लान में नहीं मिलेगी। आपको छोटा होस्टिंग प्लान जो मिलेगा वो 5000 का 8000 का मिलेगा, उसमें जीबीज की रैम नहीं होगी। जीबीज की रैम शुरू होनी है कम से कम 15,000 रुपये से, 18,000 रुपये से, यानी आपको कोई ना कोई कारपोरेट पैकेज लेना पड़ेगा। लेकिन ये कम होस्टिंग के प्लान में भी आपकी वाली वेबसाइट्स चल जाएंगी। ठीक है, सो ये अब मैंने आपको एक हल्का सा हिंट दिया है। आपने मेरा पहला लेसन सुनना जाकर, जिसमें मैं HTML स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें मैं यही बताता हूँ कि हमारे पास वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म्स कितने हैं और हम क्यों कोडिंग को बेहतर समझते हैं। ठीक है, ये वो लेसन आप सुनोगे तो आपको उसमें ये सब कुछ पता लग जाएगा।